हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं समंकों के स्रोत, इसका दूसरा पार्ट सोर्सेज ऑफ डेटा। पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि आंकड़े स्रोत के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। फिर हमने लिया था कि प्राथमिक आंकड़ों को हम कैसे एकत्र कर सकते हैं या प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों का मतलब होता है जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किए गए हैं, और द्वितीयक आंकड़े का मतलब होता है कि जो पहले से ही एकत्र किए गए हैं और हम उनको अपने रिसर्च में या शोध में काम में ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं उससे आगे का पार्ट, जिसमें हम लेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में से दो तरह के हमारे पास डेटा है, उनमें से कौन से डेटा हमको एकत्र करने चाहिए। दूसरा, उनको एकत्र करने की विधियां क्या क्या हैं और इन दोनों में अंतर क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इनमें से चुनाव कैसे करें। दो तरह के आंकड़े हमारे पास हो गए सोर्स के आधार पर, एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। तो हम कौन से आंकड़ों का चुनाव करें। तो एक अनुसंधानकर्ता को सोच विचार कर निम्न तर्कों के आधार पर प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में से चुनाव करना पड़ता है। पहला है शोध की प्रकृति एवं क्षेत्र, कि हमको किस तरह की शोध, किस तरह का रिसर्च करना है। इसकी प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर हम कि शोध की प्रकृति क्या है और उसका एरिया कौन सा है, किस तरह के आंकड़ों की हमको जरूरत है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर हमको चुनाव करना पड़ेगा कि हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करें कि द्वितीयक आंकड़ों को। फिर है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। तो हमारे पास देखो, अब प्राथमिक आंकड़े यदि एकत्र करने हैं तो हमको ज्यादा धन और श्रम, समय सबकी आवश्यकता होगी, क्योंकि हमको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, तो वहां से आंकड़े एकत्र करेंगे। द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, छपे हुए हैं, उनके लिए हमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो चूंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, वित्तीय संसाधन कितने हैं, हमारे पास धन कितना है, क्या हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र कर सकते हैं या द्वितीयक आंकड़ों पर रहना पड़ेगा। फिर हमें पता करना होगा कि हमारे पास टाइम कितना है, समय, उस रिसर्च को पूरा करने के लिए हमें कितने टाइम मिला है, तो कितने टाइम में हमको उस रिसर्च को पूरा करना है। फिर हमको देखना है कि हमें उस रिसर्च से रिलेटेड कितनी सत्यता की आवश्यकता है, मतलब कितनी, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम कितनी चाहते हैं कि कितनी सच्चाई आ जाए हमारे पास, उस आधार पर हम चुनाव करेंगे। और एकत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, उसके आधार पर भी हम ये देखेंगे कि हम कौन से आंकड़ों का, कौन से सोर्सेस से आंकड़ों का चुनाव करें। अब हम लेते हैं आंकड़ों को एकत्र करने की विधियां। तो आंकड़ों को एकत्र करने की सबसे लोकप्रिय विधि तो होती है सर्वे मेथड या सर्वेक्षण विधि। इसमें जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य है आंकड़ों को संग्रहित करना होता है, और सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। सर्वेक्षण में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक और प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। मतलब सबसे जो अच्छी विधि मतलब मानी जाती है वो तो सैंपल मेथड माना जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी जो जन समुदाय है या पूरा हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें प्रश्नों के माध्यम से हम सर्वे करते हैं और उन आंकड़ों को एकत्र करते हैं। दूसरा है जनगणना या पूर्ण गणना। तो अब हम दो तरह के सर्वेक्षण लेंगे। एक तो सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं, उसे जनगणना या पूर्ण गणना कहते हैं। सेंसस मेथड का मतलब हुआ जैसे कि जनगणना करने वाले आते हैं ना, कि हर घर में हर एक व्यक्ति से पूछताछ करके वो आंकड़े एकत्र करते हैं, तो उसको कहते हैं हम जनगणना या पूर्ण गणना या सेंसस मेथड, है ना। यदि हमने सर्वेक्षण में सारी जनसंख्या को शामिल कर दिया, सभी लोगों को यदि शामिल किया है, तो वो कहलाता है हमारा कौन सा मेथड, सेंसस मेथड। जैसे हम जनगणना जब करते हैं तो हर परिवार को, परिवार के हर व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाता है, तो वो कहलाती है जनगणना या पूर्ण गणना, या इसको हम सेंसस मेथड कहते हैं। दूसरा होता है सैंपल सर्वे। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूरी जनसंख्या को इसमें शामिल नहीं करते, बल्कि जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। उन वर्गों में क्या करते हैं, जैसे कुछ विशिष्ट, जैसे यदि मान लो आय के आधार पर बांट सकते हैं कि भाई 50,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक आय है वो एक वर्ग हो गया, 50,000 रुपए तक जिसकी आय वो दूसरा हो गया, 50 से 75 तीसरी वर्ग हो गया। इस तरह से हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे हम बांटते हैं ना आय के आधार पर।
एक बिलो पॉवर्टी लाइन, एक अबव पॉवर्टी लाइन, या मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास। तो इस तरह से अलग अलग वर्गों में बांटकर हम क्या कर सकते हैं, उनके सैंपल ले सकते हैं। मतलब पूरी जनसंख्या को इसमें शामिल ना करके जनसंख्या को विभिन्न समूहों में डिवाइड कर देते हैं। उन समूहों में क्या करते हैं, उनके कुछ विशिष्ट इकाइयों को इसमें लेते हैं और उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं, उस निष्कर्ष को हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जनसंख्या पर उसको लागू कर सकते हैं। तो आंकड़ों को एकत्र करने की विधि, ये दो तरह की विधियों से आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। एक सेंसस मेथड हो गया और एक सैंपल मेथड हो गया। सेंसस मेथड में हम पूरी की पूरी जनसंख्या को इसमें शामिल करते हैं, जबकि सर्वे मेथड में या सैंपल सर्वे में हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट इकाइयों को इसमें शामिल करते हैं। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि इकाइयां आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं या विशेषताओं का समूह समान हो। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। एक बार जब समष्टि की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता या सर्वेक्षक एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनता है, क्योंकि समस्त समष्टि का अध्ययन करना कठिन होता है। मतलब पूरी जनसंख्या का यदि हम वो करें, अध्ययन करें, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत समय की आवश्यकता होगी, जो रिजल्ट होंगे वो शायद सही ना पाए, परंतु मतलब उसको ना कर पाए, बहुत समय लगेगा, टाइम, परिश्रम, ये सारी चीजें खर्च होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सैंपल सर्वे के आधार पर इसको लेते हैं, कि सैंपल सर्वे के आधार पर आंकड़े एकत्र करते हैं। अब हमको लेना है प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर। हमने पहले लिया प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, पहले लेक्चर में लिया था। प्राथमिक समंक का मतलब क्या होता है, जो कि जो व्यक्ति जो है अनुसंधान करता जो है, वो स्वयं उनको एकत्र करता है पहली बार। तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, वे सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं, बल्कि निर्मित माल की भांति होते हैं। मतलब प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने एकत्र किए हैं, उसने पहली बार वो सूचना उस व्यक्ति से एकत्र की है जिस एरिया में उसको जरूरत है। जबकि द्वितीयक समंक क्या होते हैं, या तो प्रकाशित होते हैं या अप्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं मतलब किसी और व्यक्ति ने उनको एकत्र किया और हम उनको काम में ले रहे हैं। दूसरा है प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं और उनमें अधिक छानबीन या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी शुद्धता की पूरी जांच पड़ताल और आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करना पड़ता है ना। जिस उद्देश्य के लिए हमको काम में लेना है, उस उद्देश्य के आधार पर हम क्या करेंगे, उन समंकों को काम में लेंगे, मतलब उनमें संशोधन करेंगे। जबकि प्राथमिक समंक जो होते हैं, वो जो एकत्र करने वाला है, वो अपने उद्देश्य के आधार पर ही एकत्र करता है, कि जिस उद्देश्य के लिए उसको आंकड़े एकत्र करने हैं, उसी आधार पर उन आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, इसलिए उसमें कुछ संशोधन नहीं करना पड़ता। परंतु द्वितीयक समंक क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने एकत्र किए हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें संशोधन करना पड़ता है कि किस तरह से हमको उन आंकड़ों को काम में लेना है। अब है प्राथमिक समंकों का संकलन करने में अधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है। मतलब यदि हमको प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने हैं तो बहुत ज्यादा धन, परिश्रम और समय की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि द्वितीयक समंक जो है वो पत्र पत्रिकाओं में, प्रकाशनों, गैर सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनों में, आजकल इंटरनेट पे, साइट्स पे, हर जगह प्रकाशित हमको मिल जाते हैं, जिसके लिए हमको ना ज्यादा धन खर्च करना है, ना परिश्रम करना है, ना समय की ज्यादा आवश्यकता है। तो इस तरह से इसके लिए बहुत कम धन, समय और परिश्रम श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे मुख्य रूप से तीन अंतर हमने लिए हैं, कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। क्योंकि प्राथमिक समंक को तो जिस व्यक्ति ने एकत्र किया उसने अपने उद्देश्य के आधार पर किया, जबकि द्वितीयक समंक जो है वो मौलिक नहीं होते। प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं, मतलब उसमें कोई छानबीन या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि द्वितीयक समंक में शुद्धता की पूरी जांच पड़ताल की जाती है। प्राथमिक समंकों का संकलन करने में अधिक समय और परिश्रम मतलब लगता है, और द्वितीयक समंकों में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आज हमने लिया कि
ये आंकड़ों को हम किस प्रकार से एकत्र करते हैं। तो हमने लिया कि आंकड़ों को चुनाव कैसे करें, तो चुनाव करने के लिए हमने लिया कि हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है, वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है, हमारे पास कितना समय है इस पर निर्भर करता है ना, सत्यता की कितनी आवश्यकता है इस पर यह निर्भर करता है कि हम कौन से आंकड़ों को एकत्र किस सोर्स से एकत्र करें। दूसरा हमने लिया कि इनको एकत्र करने की विधियां कौन सी हैं, तो एक सेंसस मेथड लिया और एक सैंपल मेथड लिया। सेंसस मेथड में हमने पूरी जनगणना को, जनसंख्या को इसमें शामिल करते हैं, जबकि सैंपल मेथड में हम कुछ विशिष्ट इकाइयों को इसमें शामिल करते हैं। फिर हमने लिया कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा आंकड़ों के स्रोत का चैप्टर खत्म। थैंक यू।